2% की औरत के बारे में आप क्या कहेंगी पाकिस्तान में? इन अदर वर्ड्स, ये बिल्कुल दिल से जवाब देना है. हाउ सी यू मनी फॉर ए वुमेन इन पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस में, जो कि गोल्ड डिगर का काम कर जाए और जो घर तबाह कर जाए. और पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात बड़े कॉमन हो रहे हैं कि जहाँ ख़वातीन पैसे के पीछे अपने घर ख़राब कर रही हैं. आजकल की जो लड़की है या आजकल की जो खातून है इस कदर अपॉर्चुनिस्टिक और गोल्ड डिगर है कि एक वक्त में 6-7 लड़के उसके ट्रायल पे होते हैं. एंड दिस इज़ हैपनिंग इन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इवन आप FIA, साइबर क्राइम, कहीं के केसेस उठा के देख लें. ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन है. कोई एक मर्द पाकिस्तान में उठा ले जो आपको ये कह दे कि खातून जो है वो जिसको पैसे पसंद नहीं है. नहीं, कॉलेज में किसी ने आपको डिच किया था, किसी ने आपको लारा लगा के छोड़ दिया था. नहीं, लारा लगा के छोड़ने वाली बात तो किसी के साथ कहीं भी हो सकती है. कभी आपको मोहब्बत हुई? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट. मेरे साथ डॉक्टर शबाना मुफ्ती हैं एंड ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका. लाइफ कोच हैं, गायनाकोलॉजिस्ट और ऑप्स को तो डील करती हैं. मिनिमली इन्वेसिव पेल्विक सर्जन भी हैं, लेकिन सोशल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा बात करती हैं. गायनी स्टैटिक्स को देखती हैं. तो डॉक्टर शबाना, वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आज आप हैं मुल्तान में और जिगर टावर में हैं, तो हम उसी मुनासबत से कुछ क्वेश्चंस हमारी टीम ने तैयार किए हैं. सोसाइटी के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि वो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें शायद लोगों को कुछ सीखने का मौका मिल जाता है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल वेट लॉस इंजेक्शंस का बड़ा ट्रेंड है और लोग वज़न कम करने के लिए टीके बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. पहले तो ये बताएं कि वेट लॉस इंजेक्शंस हैं क्या, ये यूज़ करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और आपकी फ़िटनेस का क्या राज है? मेरी फिटनेस का राज तो आपको पता है, मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था. आई मीन टू एक्सरसाइज. मैं लॉन्जिविटी के ऊपर बहुत बात करती हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर कि इफ़ यू आर गोइंग टू एज वेल, व्हाई नॉट. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आपकी है ज़्यादा तो आपका लाइफ स्पैन लंबा है. तो आजकल औरतें भी मेनोपॉज में कोई 30-40-50 साल जिंदा रहती हैं. तो इन सब का बायो आइडेंटिकल हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन और तमाम मेडिकल सप्लीमेंट्स जो हेल्प कर सकते हैं, जिनके पीछे एविडेंस बेस्ड साइंस है कि अगर आप ये लेंगे तो आप लंबे अरसे तक जिंदा रहेंगे, लेकिन विद फुल स्ट्रेंथ. क्योंकि आप ये तो नहीं चाहते ना कि आप 80 साल के हो जाए, 70 साल के हो जाएं और उसके बाद व्हील चेयर पे ऊपर चले जाएं या आपका मेमोरी लॉस हो जाए. तो इसकी वजह से जो है मैं सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ध्यान देती हूँ. मेरा अपना भी यही है कि मैं सुबह उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं एविड हाइकर. वैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि माउंटेनियरिंग में बहुत मुझे पैशन है, इंटरेस्ट है. हाइकिंग करती हैं आप? जी, हाइकिंग करती हूँ. और किलिमंजारो गए थे लास्ट ईयर, जो कि तंजानिया की अफ्रीका की टॉलेस्ट पीक है, 20,000 अबव सी लेवल. तो ये मेरे शौक है, अननेसेसरी लोगों से दूर रहना, अननेसेसरी नेगेटिविटी से दूर रहना, और ऐसे तमाम काम गॉसिप वगैरह उसको छोड़ के सिर्फ. ये अमेरिका में रह के तो मुमकिन है, पाकिस्तान में रह के ना आप अननेसेसरी लोग अवॉइड कर सकते हैं ना मनफी अवॉइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट उन्हें ब्लॉक करने के. आपने बैठ के लंच जो करना है ना, 10 लोग पकड़ के आप जाके जो है जिम में एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें. तो ये तो मेन राज है कि जो कि मैं करती हूँ. बाकी मैं अपने ऑफिस के अंदर येस आई डू रिकमेंड, अगर मेरे पास कोई बहुत फरबा बदन, बहुत मोटा इंसान आ गया है या जिसको डायबिटीज़ है, क्योंकि ओरिजिनली जब ये वेट लॉस इंजेक्शंस बने थे तो ये डायबिटिक लोगों के लिए बने थे. उसमें जो होता है GLP-1 ऐसे रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है. अमेरिका में ये आता है मंजारो के नाम से, अजेम्पिक, वेगोवी, डिफरेंट नाम है, ज़ेपबाउंड. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता FDA ने अप्रूव कर दिए. पहले नहीं किए थे अप्रूव वेट लॉस के लिए, रिसेंटली अप्रूव किया. अच्छा, एक तो है ये वेट लॉस इंजेक्शन जो लीराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, और ये फिर डिफरेंट, उसका जेनेरिक नेम है सारा, अजेम्पिक वगैरह. बिल्कुल, ये तो हो गए. इसमें मैं जब पेशेंट्स को देती हूँ ना वेट लॉस के लिए, कुछ लोग आते हैं जी हमने सिर्फ 10-15 पाउंड वजन कम करना है टू लुक गुड. तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ, देखिए जब नॉर्मली आप वेट कम करते हो ना नेचुरल तरीके से, अपनी डाइट से, न्यूट्रिशन से, तो क्या होता है आपका 2/3 जो वेट लॉस होता है वो फैट से कम होता है और बाकी आपका 1/3 कभी मसल से हो जाता है. लेकिन अगर आप बहुत रैपिडली तेज करते हैं वेट इन इंजेक्शंस के जरिए, तो क्या होता है कि उल्टा हो जाता है. आपका जो वेट कम हो रहा होता है, आपका स्केल तो मूव कर जाएगा, आप बड़े खुश होंगे सुबह उठ के कि स्केल के ऊपर आपका 10-12
पॉन्ड कम हुआ है, लेकिन वो सारा का सारा जो होता है ना 2/3 यूजली फैट लॉस नहीं होता बल्कि मसल मास कम हो रहा होता है. एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द लॉन्जेविटी ऑल्सो, क्योंकि अगर एक नंबर 1 फैक्टर आप देखें कि आप कैसे एज करेंगे और एज वेल करने के लिए आपका मसल मास प्रिजर्व करना बहुत. इसके लिए फिर ओजेम्पिक के साथ या इन इंजेक्शंस के साथ क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत शॉर्ट डोज लें बहुत लंबे अरसे के लिए, क्योंकि इसकी डिफरेंट डोजेज 0.25 है, 0.5 है, पाकिस्तान में ओजेम्पिक है. से शुरू करो और फिर जल्दी जल्दी बड़ी डोज पे मत जाओ कि ग्रीडी होके लालची होके कि जल्दी वजन कम हो जाए. उसके साथ आई नो कि ये एपेटाइट सप्रेसेंट होता है, आपको भूख नहीं लगती, लेकिन मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि मीट को ऐड कर लें. कोशिश करें कि अपना जो डेली इंटेक है मीट का वो इंक्रीज कर दे. उसके साथ खाली कार्डियोवेस्कुलर भागना दौड़ने वाली एक्सरसाइज नहीं, आपके जितने भी वो वाली एक्सरसाइजेज जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जी स्ट्रेंथ एंड वेट साथ जो अपने ऑफिस में रख लो, घर में रख लो, वेट ट्रेनिंग करें ताकि मसल को बनाएं. जितना आपका मसल अच्छा होगा, और खासतौर पे लेग पावर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. जो स्क्वाट्स होते हैं हम करते हैं, जितनी लेग्स आपकी स्ट्रांग होंगी ना उतनी आपकी एजिंग वेल होगी, उतने चांसेस कम होंगे कि ओल्डर एज में जाके आपको सार्कोपीनिया डिजीज होती है जिसमें मसल मास हो जाता है कम, और फिर आपको लागर नकाहत हो जाती है. अपने दादा दादी नाना नानी या आप अपने पेरेंट्स को देखें, वो इतने वीक इसलिए हुए होते हैं कि उनका मसल मास जो है वो लूज हो जाता है. तो इसकी वजह से अगर शॉर्टकट मार रहे हैं तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. अदरवाइज जो है मसल मास के ऊपर काम करें थ्रू डाइट एंड स्ट्रेंथ एक्सरसाइज एंड जो वेट ट्रेनिंग होती है. यानी ओजेम्पिक यूज करें लेकिन 0.25 0.5 की डोज में करें 6-7 मंथ्स या 1 ईयर का. डॉक्टर इरफान, सिर्फ इफ यू वांट टू लुक गुड, लुकिंग गुड के लिए सिर्फ आपने 10-15 पाउंड करना है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि यू शुड गो फॉर दैट राउट, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे आपका रिबाउंड हो जाएगा. जो आपने छोड़ा था वो डबल होके वापस आ जाएगा, तो व्हाट्स द पॉइंट. तो आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया. नहीं, लाइफस्टाइल तो पहले है जी. डाइट और एक्सरसाइज के साथ मैं अपने मरीजों को ये रिकमेंड करता हूँ कि डाइट और एक्सरसाइज करें जी. साथ लो डोज ओजेम्पिक या सेक्सेंडा जो है हमारे यहाँ, मैं दोनों के ब्रांड नेम ले रहा हूँ, उसको लो डोज में इस्तेमाल करें फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन अलॉन्ग विद डाइट एक्सरसाइज एंड मसल ट्रेनिंग. एब्सोल्युटली. लेकिन अगेन अगर तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, वेट बहुत ज़्यादा है, मोर्बिडली ओबीज है, मोटापे से आपको देखा हार्ट डिजीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर तो डेफिनेटली आपका बनता है ना देयर इज़ अ मेडिकल रीज़न. लेकिन अगर सिर्फ लुक्स की बात है तो लुक्स में आपको ओजेम्पिक फेस भी हो जाता है. अगर आप ओजेम्पिक यूज़ करेंगे और आपका बहुत रैपिड वेट लॉस होगा किसी भी वजह से, अगर आपने खाली ओजेम्पिक नहीं, अगर गैस्ट्रिक बाईपास भी कराया है या आपने बहुत क्रैश डाइट की है, तो आपको पता है कि आपका ये पूरा फैट यहाँ से लूज हो जाता है, यूँ करके आपका मुंह हो जाता है. उसे कहते हैं कि आप यू स्टार्ट लुकिंग ओल्डर एक्चुअली इंस्टेड ऑफ लुकिंग यंगर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफस्टाइल कम्स फर्स्ट. लाइफस्टाइल कम्स फर्स्ट, और साथ जो वेट लॉस है इट शुड बी ग्रेजुअल नॉट एब्रप्ट. जी. रैपिड वेट लॉस मसल मास को प्रिजर्व करते हो, वो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होगा, एक्सरसाइज से. बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना आप मसल को प्रिजर्व करेंगे, आपके मसल के अंदर सारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आपका मसल सारा कनेक्टेड है आपके ब्रेन के साथ, अल्जाइमर डिजीज कम हो जाती है. इनका ये जो है वजन कम करने वाले टीके कितना को एपिटाइट सप्रेस कर देते हैं? कितना के काफ़ी एपिटाइट सप्रेस कर देते हैं. जो मंजारो है तो 2 रिसेप्टर्स पे काम करती है, तो ना सिर्फ मोटिलिटी इन द स्टमक, जो फूड होती है उसको. मंजारो इज ओजेम्पिक. Manjaro is a different kind of brand, but it does the same thing. It works on 2 receptors. जो semaglutide है वो Ozempic है जो उसका जेनेरिक है, सो वो सिर्फ एक रिसेप्टर पे काम करती है. मेरा ख्याल है मंजारो पाकिस्तान में नहीं है. मंजारो नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. पाकिस्तान वो रिसेप्टर्स पे काम, वो ब्रेन रिसेप्टर्स पे भी काम करती है, एपेटाइट को भी सप्रेस करती है, और जो मोटिलिटी होती है आपकी, जो मैदे के अंदर फूड गुजरने की रफ्तार होती है, उसको स्लो डाउन करती है. सो यू हैव लाइक अ फीलिंग कि ओह मैं मेरा पेट भर गया. इज इट डेली और वंस वीकली? Once weekly, everything is once weekly. आई थिंक सेक्सेंडा इज डेली. सेक्सेंडा जो एक इसमें लीराग्लूटाइड है और दूसरा फिर एक सेक्सेंडा है, एक ओजेम्पिक है, दोनों में सॉल्ट डिफरेंट है. एक FDA अप्रूव्ड है ओबेसिटी के लिए, एक नहीं है, लेकिन दोनों ही ऑफ लेबल यूज हो जाती हैं. लेकिन बाहर ये इस नाम से, ये मैंने नाम नहीं सुना हुआ. बहुत इसके साइड इफेक्ट्स जरा कम है. सेमाग्लोटाइड वगैरह जो है उसका GI के नोजिया, वॉमिटिंग, लोगों की तबीयत खराब होती है, उसको टॉलरेट नहीं करते. मंजारो के जरा साइड इफेक्ट्स कम है, बट टू बिगिन विद अगर आप शॉर्ट डोज से लोगे और कुछ अरसे तक उस पर रहोगे तो हो सकता है कि आपको आदत पड़ जाए, आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाए. सही, साइड इफेक्ट्स यानी टॉलरेट कर लेंगे आप. टॉलरेट. अच्छा, दूसरी क्वेश्चन पर आते हैं. आप फिर एक औरत अटेन कर लेती है एक एज,
यू वर्क ऑन वेजिनल रिजेनोवेशन, मेरी पहले भी इस टॉपिक पर बात हुई थी। पाकिस्तान में इसको बड़ा ऑड समझा जाता है, या PRP के इंजेक्शन आए हुए हैं, गायनी एस्थेटिक्स का रोल है। यानी कि ख़वातीन हम समझते हैं कि बस बच्चे पैदा कर दिए, एक रिप्रोडक्टिव जोन के लिए थी और उसके अलावा उसका कोई लेना देना नहीं था। गायनी एस्थेटिक्स है क्या? एस्थेटिक्स हमने तो मुंह तक ही देखी सुना है, ठीक है। ये एस्थेटिक्स काम कैसे करती है और इससे क्या रिजल्ट्स आएंगे? और वो ख़वातीन जो हमें सुन रही हैं, अब आम घरों में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अच्छा हाँ ये भी कोई चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपनी दोबारा से वो चीज़ हासिल कर सकती हैं। जवानी खातून की, जैसे मर्द के लिए होता है कि एक दफ़ा मर्दाना कमज़ोरी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन ये हकीम भर देते हैं, नीम हकीम मैं कहूँगा, दिमागों में। इसी तरह औरत का तो नेचुरल है ना, उसने बच्चे पैदा करने हैं एंड डेफिनेटली वो फिर अपना उस तरह का उसका नहीं रहेगी ब्यूटी। तो गायनी एस्थेटिक्स ऐसे काम करती है। देखिए, जो मैं हूँ ना, आई एम द स्पेशलिस्ट इन बायोआइडेंटिकल हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन में। तो मैं किसी भी चीज़ की अंडरलाइंग रीज़न जाकर देखती हूँ पहले। मेरे नज़दीक जो सुपरफिशियल खूबसूरत लगना इज सेकेंडरी, क्योंकि अगर मैं बाहर की खूबसूरती की बात करूँ तो पीपल के सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं शायद ऐसे ही लेक्चर देने के लिए कर रहे हैं, बट आई टोटली बिलीव इन दैट। जब तक अंदर से बंदा खूबसूरत नहीं होता, जब तक अंदर के सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन नहीं होती, तब तक आप बाहर से जो मर्जी कर लें, यू कैन नॉट लुक गुड। तो इसी तरह अगर आप गायनी की या किसी भी एस्थेटिक्स की, कॉस्मेटिक की, मैं स्किन केयर की बड़ी बात करती हूँ, ओवर द काउंटर, नॉट लाइक अ डिजीज। अगर ऐसा हो तो मैं रिफर आउट कर देती हूँ डर्माटोलॉजिस्ट को कि भाई अगर तुम्हें बहुत ही स्किन डिजीज है, गो सीक हेल्प फ्रॉम द स्पेशलिस्ट। इसी तरह अगर आप एस्थेटिक्स गायनी की बात करें तो एक बहुत ही माइनर रोल है उसका कि आपने अगर रिजुविनेशन कर भी ली, अगर किसी तरह क्रायो करके या लेज़र थेरेपी करके आपने स्किन को टाइट कर लिया म्यूकोजा के वजाइना का, तो क्या हो जाएगा? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, मेंटली भी और साइकोलॉजिकली भी, एंड मे बी लाइक फिजिकली ऑल्सो, कि यूर लिटिल बिट टाइटर, आपके हस्बैंड का फ़ायदा हो जाएगा। मैं ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती। दे हैव अ वेरी माइनर रोल इन माई परस्पेक्टिव, इन माई ओपिनियन। मैं जिन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ वो है एविडेंस बेस्ड साइंस। और एविडेंस बेस्ड साइंस ये है जी कि अभी नैम्स और ACOG ने जो नई गाइडलाइंस दी हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की, कि अब जो है बायो आइडेंटिकल, आजकल जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और जो सारे ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजिस्ट को जाके सीखना चाहिए अबाउट बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि वो जो औरतें 40s में जा रही हैं, पेरीमेनोपॉज में हैं, या जिनको मेनोपॉज हो गया, पीरियड जब एट द एज ऑफ 50 ख़त्म हो जाते हैं, तो व्हाट दे कैन डू टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर। क्योंकि जब आपको मेनोपॉज होता है तो आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और सिम्टम्स में आपको पता है कि उनको मूड स्विंग्स होते हैं, रात को सोते हुए उठ जाती हैं, पसीने आते हैं, क्रैंकी हो जाती हैं, इरिटेबल होती हैं, लड़ना शुरू कर देती हैं, बच्चों को फेंटी मारना शुरू कर देती हैं, दोस्तों से लड़ती हैं, दोस्तियां खराब करती हैं, हस्बैंड से लड़ना शुरू कर देती हैं, और मुंह लाल सुर्ख हो जाता है जिसे हॉट फ्लैशेस कहते हैं, आपकी हार्ट की पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, आपका विजाइना जो होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेनफुल इंटरकोर्स होता है, आप अपने हस्बैंड के पास जाना पसंद नहीं करते, बार बार जो होता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। आपको हर चीज़ जो है वो बुरी लगना शुरू हो जाती है, फटीग, आपके गोडे गिट्टों में दर्द शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि पूरे जिस्म में दर्द है, बैक एक है, उसके साथ आपका हार्ट डिजीज़ का रेट हाई हो जाता है, आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, आपको जो ब्रेन फॉगी, चीज़ें रख के भूल जाते हैं। उसके बाद ये जितनी क्रैंकीनेस, मूड स्विंग्स, आपके रिलेशनशिप पर्सनल भी ख़राब होते हैं, और अगर आप देखेंगे कि जो औरतें काम कर रही होती हैं वो प्रोफेशनली उनकी प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है, वो सिक लीव लेना शुरू कर देती हैं मेनोपॉज की वजह से। तो अब अगर ऐसे में लाइफस्टाइल की वजह से आप उनको ट्रीट करें कि आप ये कहें जी लाइफस्टाइल अच्छा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, फाइटो एस्ट्रोजन ले लो, कि थ्रू फूड अपने एस्ट्रोजन लेना शुरू कर दो, तो ये तमाम सिम्टम्स वक्ती तौर पे काम करेंगे। लेकिन जो आपको 15-20 साल के बाद, जब वो औरत मेनोपॉज में तो उसने 40-50 साल जिंदा रहना है, जब वो होगी 65 ईयर्स की या 60 की, तो उसका हार्ट डिजीज ज़्यादा हो रहा है, वो उसके नी रिप्लेसमेंट शुरू हो जाएंगे। कितनी औरतें नी रिप्लेसमेंट होते हैं उनके, उसके बाद जो है उनको हार्ट डिजीज़ का रेट ज़्यादा होगा, हार्ट अटैक बिल्कुल ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा जिस तरह मर्दों के अंदर होता है। हालांकि मेनोपॉज से पहले औरतों का रिस्क कम होता है, और उसके बाद आप देखें कि उनके ऑस्टियोपीनिया, फ्रैक्चर ऑफ बोन, ये तमाम चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसकी वजह से अगर आप बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, जो कि वो वाली हार्मोन होती है विच इज़ आइडेंटिकल टू योर बायोलॉजी, जो कि आपकी ओवरीज पैदा कर रही होती है एक जवान लड़की की, जब उसकी पीक फर्टिलिटी होती है 20s में,
तो वो वाले हार्मोन्स जो होते हैं आपको औरतों को देने पड़ेंगे, चाहे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या आपको सिम्टम्स। इन पे नोट कितने लगेंगे? हमारे पास खाने के पैसे नहीं है पाकिस्तान। ये बहुत सस्ती है, ये बहुत सस्ती है, ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, एक प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है। आजकल जो मैं पाकिस्तान आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मिशन है, मेरा एक विजन है कि बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बात करने आती हूँ। अभी मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज, आई वेंट टू सो मेनी मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे हम डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि देखिए अब वो जो सिंथेटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी 20-25 साल पहले लोग डरते थे कि ओ इससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, हमने नहीं लेना। आप किसी भी ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, जिन्होंने नहीं दी हॉर्मोन्स, वो यही कहेंगे ये तो नेचुरल प्रोसेस है, आप बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत को 4-5 साल ये हॉट फ्लैशेस रहेंगे, क्रैंकीनेस रहेगी, ये बुढ़ापे का एक सफ़र जारी हो जाएगा। और हमारी औरत 40-50 में ऐसे लग रही होती है जैसे 60-50 साल की हो। तो इसकी वजह से अब जब हम ये ट्रेन करेंगे और अवेयरनेस करेंगे, यानी ऐसे हार्मोन्स हैं जिससे खातून का अगर मीनोपॉज हो जाए, मीनोपॉज उर्दू में आप कहें कि अगर उसको रेगुलर माहवारी उसकी बंद हो जाए पूरे साल के लिए, तो हम कहते हैं उसको मेनोपॉज हो गया, तो वो हार्मोन्स के जरिए उसके मूड और बाकी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द वे यू एज, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि जो 65 साल में जाके आपके, मैंने आपको बताया है कि नी रिप्लेसमेंट होने हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाएंगे। आपको पता है कि अगर जाके एक बोन फ्रैक्चर हो जाए 65 में, औरत को 1 in 5 जो है वो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो रिस्क हाई हो जाता है। और अगर आपका एक बोन फ्रैक्चर हो जाए तो आप इमोबाइल हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि आप चलने फिरने से आप नहीं कर सकेंगे, चल फिर सकेंगे। तो क्या होगा कि आपका 2 to 3 पाउंड जो आपका मसल मास होगा एवरी वीक आपका लूज होगा। और मसल ही तो आपको चाहिए चलने फिरने के लिए, मोबिलिटी के लिए। आप तो व्हील चेयर पे उठ के बैठ जाएंगे, और उसके साथ विद इन 1 year ऑफ दैट फ्रैक्चर आपका हाफ ऑफ द पेशेंट्स जिनको ये फ्रैक्चर होगा उनका डेथ हो जाता। आप माशाल्लाह एक बड़ी काली गाड़ी में आई हैं हमारे पास, और यू ऑलवेज ड्रेस सो वेल, और आप अपने आप को बड़ा मेंटेन रखती हैं, और एक्सरसाइज, और बड़ी काली गाड़ी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता बिकॉज यू आर एन अमेरिकन नेशनल। तो अगर FBI वालों को मैं आपके फिगर्स भी बता दूं तो आपको पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए बड़ी वाली काली गाड़ी में आई हैं। तो डॉक्टर शबाना, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, और अफसोस होता है, अमन अमान की सूरत हाल बहुत बुरी है। इवन सुबाइयत बेस बहुत सारे फसादात हैं, और थिंग्स आर नॉट गुड इन पाकिस्तान। ऐसे सिनेरियो में लोगों का रोज़गार जा रहा है, इंटरनेट भी बंद हो जाते हैं। अब हालात ये हैं कि ये सब रिलेशनशिप्स को बहुत बुरा इफ़ेक्ट कर रहा है, और होता बड़ा क्लियरली ये है कि ख़वातीन जो है इन दी एंड किसी भी मर्द का जो असल हुस्न है वो उसका पैसा है। एंड दैट इज़ वाई हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। हाउ यू सी मनी, ये बिल्कुल दिल से जवाब देना है। हाउ सी यू मनी फॉर ए वुमेन इन पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस में, जो कि गोल्ड डिगर का काम कर जाए और जो घर तबाह कर जाए। और पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात बड़े कॉमन हो रहे हैं कि जहाँ ख़वातीन पैसे के पीछे अपने घर ख़राब कर रही हैं। क्या कहेंगे उन ख़वातीन के बारे में? और होप यू विल नॉट टेक साइड बीइंग वुमेन, और कोई फेमिनिस्ट आंसर नहीं आएगा आपकी तरफ से। अव्वल तो देखिए मैं फेमिनिस्ट हुई नहीं, मुझे बल्कि लोग कहते हैं सारे, मेरा जो ब्रॉटअप है बड़ा कंजर्वेटिव है, और मैं एक मिडिल क्लास में, मेरी अम्मी माशाल्लाह उनको लम्हे जन्नत नसीब करे, उनके 3 मास्टर्स थे। शी वाज एजुकेशनिस्ट, टीचर थी, स्कूल टीचर, और उन्होंने जो फायर और जो एम्बिशन अपनी बच्चियों को दिया। हमारे घर का माहौल ऐसा था कि आपने पढ़ाई करनी है, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, और अपने बलबूते पे कर दिखाना है। क्योंकि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा हाई एंड फैमिली में चले जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको कंट्रोल करें, एंड दे वुड से कि जो वो चाहते हैं कि आप आगे से काम ना कर सको। लाखों डिग्रियों का आपने क्या करना है। 2% की औरत के बारे में आप क्या कहेंगी पाकिस्तान में? इन अदर वर्ड्स, अब मैंने सवाल ज्यादा क्लियर कर दिया। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, अब आगे आपने जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना और मेरा टॉपिक नहीं बदलना। आपने पीछे गोल्ड डिगर की बात, आप घुमा फिरा के ना उस औरत को बचाएंगी। गोल्ड बिल्कुल भी औरत को नहीं बचाऊंगी। गोल्ड, मैं सिर्फ, मेरी बात सुने आप, मैं सिर्फ आपको ये कहना पसंद करूंगी
क्या आपने पहले कहा था कि पैसे की वजह से जो है औरत अपना घर बर्बाद करती देयर आर मैनी केसेस इन पाकिस्तान एंड इंडिया। है? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, विच आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेजॉरिटी को गोल्ड डिगर कहना और मेजॉरिटी को ये लेबल कर देना, आई डोंट थिंक ये जस्टिफिकेशन है किसी के साथ। ये रवैया ऐसा नहीं कर रहे हम, उन्हें नहीं कर रहे। मैंने कहा जो गोल्ड डिगर एग्जिस्ट करती उनके है, बारे में भी बात कर लेते हैं। जो घर टूटते हैं वो पैसे की कमी की वजह से नहीं टूटते, वो एक गैर जिम्मेदार मर्द की वजह से टूटते हैं। अगर एक मर्द बाशऊर है, एक मर्द अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है और वो रिस्पेक्ट करता है, अकीदत और मोहब्बत करता है अपनी औरत को, तो एक जो नस्ली औरत है और जो इतनी खुदगर्ज नहीं है, जिसकी वैल्यूज एंड फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है, वो जो है वो नहीं जाएगी आईफोन के पीछे, गाड़ियों के पीछे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के। औरत कभी, मर्द जो उससे मोहब्बत करता है, मर्द जो उसकी इज्जत करता है, वो कभी उस मर्द को छोड़ के नहीं जाती जब तक कि मर्द खुद 2 टके का ना हो और मर्द जो है खुद जो है 2 नंबरी ना करे। एक अच्छी औरत जो होती है वो कभी नहीं जाती। अब आप ये कह देते हैं आउटलायर्स हैं कि 1 और 2% ऐसी औरतें हैं जो गोल्ड डिगर्स हैं, या फिर अभी उनके पास ऑप्शंस हैं, वो वाली औरतें जिनके पास ऑप्शंस हैं, जिन्होंने अभी शादी नहीं की, बच्चे नहीं पैदा किए, जिनकी शादियां जहाँ उनको कुट पड़ रही है, उनका हस्बैंड उनको जलील कर रहा है, उनको जो है या तो पहले जो लड़कियां मैरिड नहीं है उनके पास ऑप्शंस होती हैं, वो देखती हैं कि ऊपर से ऊपर लंबे से लंबा हाथ मारे, और जो अपनी शादी में रहते हुए नाखुश हैं उनको जलील किया जा रहा है, वो औरतें ऐसी होती हैं जो स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस फॉर बेटर लाइफ। और ये उनका हक भी होता है। किसी को ये तो नहीं कि एक जिंदगी मिली है और वो आदमी जो है उनको रोज जलील कर रहा है, तो ये केस बाय केस होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसे की कमी इज वन ऑफ द, पैसा जो होता है कंफर्ट लेकर आता है, सही है। पैसा जो एक व्हीकल है, एक सोर्स है, आपकी जिंदगी आसान कर देता है। आपको क्या लगता है? फोन, घर, गाड़ियां, अच्छे कपड़े, जेवर, ये मैटर नहीं करता औरत। देखिए अगर मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर मेरे पास ये बड़ी वाली गाड़ी ना होती तो मैं खोते पे बैठ के आपके पास आ जाती? क्योंकि मैं एक मेहनती औरत हूँ, मेरी जो फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रांग है। तो मेरे लिए गाड़ी हो या घोड़ा हो या प्लेन हो या साइकिल हो, जो काम मैंने करना है, जिसके पीछे मेरा दिमाग लग गया है, मैं एक फोकस्ड औरत हूँ, मैंने वो करके छोड़ा। आप तो एक इंडिपेंडेंट पावर वुमन है ना, वो एक अलग सिनेरियो है जिसकी जो नहीं मेहनत करती हैं, जो मेहनत नहीं करती, जो पर उनको चाहिए, जो शॉर्टकट ढूंढ रही होती हैं, वो एक स्मॉल परसेंटेज है। और वो जो स्मॉल परसेंटेज होती है, फिर वो बाय हुक और क्रुक कुछ भी हासिल कर लेगी। वो तो फिर वही बात है कि आदमी भी बाय हुक और क्रुक उस तरह के होते हैं। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। मैंने वैसे मुआशरे में औरत को ज्यादा ऐसा पाया है कि वो गोल्ड डिगर होती है, मर्द पैसे के पीछे नहीं जाता। अगर इस तरह से देखा जाए कि एक औरत जो है उसने अपने बच्चे बनाने हैं ना, क्योंकि औरत वल्नरेबल होती है, एक फिजिकली उसको अल्लाह मैंने इतनी पावर नहीं दी, उसको एक दिमाग दिया है और एक जुबान दी है बड़ी जबरदस्त किस्म की। तो आप उसे 2 टके की नहीं कहेंगी? मैं बताती हूँ उसके पीछे क्यों 2 टके की नहीं होगी, कि अगर वो सही तरीके से, हलाल तरीके से, किसी और का हक मारते हुए, किसी और का घर बर्बाद करते हुए अपने ऑप्शंस देख रही है सही तरीके से और आगे जाना चाहती है और एक उसके अंदर एम्बिशन या फायर है, तो वो 2 टके की नहीं होगी। अगर कोई बहुत ही ये भी शादीशुदा औरतों की बात हो रही है, शादी, अभी जितनी बात कर रहे हैं हम ये शादीशुदा की बात कर रहे हैं। वो जो ऑप्शनल माशूके हैं उनके लिए तो क्वेश्चन मेरा अभी पड़ा है। मैं ये शादीशुदा औरतों की बात कर रहा हूँ कि वो जो घर पैसों के पीछे तबाह कर लेती हैं इन हालात में। वो घर देखिए, एक बाशऊर औरत, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी पैसे के पीछे कभी खराब नहीं करती। आई डोंट एग्री विद यू कि औरत इसलिए करती है। औरत वही खराब करती है जहाँ पे आदमी आके ना सिर्फ एक तो पैसा भी नहीं दे रहा, ऊपर से गैर जिम्मेदार है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करता, ऊपर से मुनसिफ नहीं है, अपनी माँ और बीवी के अंदर जो है बैलेंस नहीं कायम कर पा रहा, उस औरत को मोहब्बत भी नहीं दे रहा, ऊपर से पैसे भी नहीं दे रहे। तो ऐसे मर्द का अचार डालना है आपने। तो मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर आप पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप मुझे अब बहुत अच्छी वकील हैं खवातीन। नहीं, मैं खवातीन की नहीं, मैं हकूक की बात कर, मैं जहाँ पे औरतों को कहती हूँ जुबान दराजी ना करें, औरत आदमी की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो आदमी की होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने किसी आदमी को अपने से नफरत करवानी है ना, तो आप उसकी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए, आप उसकी इज्जत करना बंद कर दें, आप उसको ये कहना शुरू कर दें कि तुमने मेरे लिए किया ही किया है, तुम कौन से पैसे लेकर आते हो, चाहे वो बेचारा सुबह से लेकर रात
जो है वो बिल्कुल काम कर रहा हो और घर आता ही नहीं है, तो ऐसे में औरतें भी जहरीली होती हैं, ये आपको बताना मैं चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है। औरतें बड़ी बदजुबान भी हो सकती हैं, बदकलामी भी करती हैं, और अगर डिसरिस्पेक्टफुल हों तो ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा देर चलते नहीं, और अगर चले तो वो बस अभी चलचला वाला काम होता है, उसमें मोहब्बत नहीं होती। खूबसूरत औरत बदजबान, बदसूरत औरत लेकिन ख्याल रखने वाली, व्हाट कुड बी दी बेटर चॉइस? एक को तो माशूका बना लेगा, दूसरे को जो है बीवी बना। अब एक वक्त में दो ऑप्शन की इजाजत नहीं है ना हमारे मुआशरे में। ये कौन सा हम सऊदी अरब में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं बदजुबानी कि अरबी हैं और हम एक खूबसूरत बीवी रखेंगे, एक हम बीवी रखेंगे अच्छी जबान वाली, एक हम वो रखें जिसको खाना अच्छा बनाना आता हो। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसी सहूलत सवाए ऐसी और ख्वाहिश पे दम नहीं। हाँ सवाए पाकिस्तान में एक नीम हकीम हैं लोहा फाड़ साहब, उनके अलावा ये फैसिलिटी किसी को हासिल नहीं है। अच्छा सही है। अच्छा कमिंग टू बदजुबानी बदकलामी बर सूरत, किसी भी सूरत में, चाहे आपको देखिए, अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं मैं भी वही करना शुरू कर दूंगी, हम एक ही लेवल पे चले जाएंगे। तो इसकी वजह से आपने अगर मर्द को अपने से नफरत करानी है ना, तो बदकलाम औरत बन जाए। आदमी ये कभी बदसूरत पसंद नहीं करता, उसके लिए इज्जत जो है ना, और वो यानी मर्द 2% का ना हो तो नस्ली औरत इसे कभी नहीं छोड़ के जाती। दैट्स योर टेक? एब्सोल्यूट। अच्छा चलें, और इनको अल्लाह मियां ने बनाया ही इस तरह से। हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब हम एक फटर्निटी की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे अजय देवगन छोड़ दिए गए, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर मुआशरे में। और वो होते क्या हैं, मैं वो कह रहा हूं, वो जो आशिक देवदास, आजकल की जो लड़की है या आजकल की जो खातून है, इस कदर अपॉर्चुनिस्टिक और गोल्ड डिगर है कि एक वक्त में 6-6, 7-7 लड़के उसके ट्रायल पे होते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग इन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इवन आप FIA, साइबर क्राइम, कहीं के केसेस उठा के देख लें, ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। बाहर की दुनिया में ये चीज़ बड़ी एक्सेप्टेड है, क्लब बार लेवल पर वहाँ बहुत कुछ चल जाता है, और लिविंग रिलेशनशिप्स भी हैं। यहाँ लिविंग रिलेशनशिप वाला तो सीन है नहीं, लेकिन इस्तिखारा उसी का आता है जिसके साथ 2-3 साल जो है इजी लोड या कार्ड मंगवाए होते हैं, और तीसरे चौथे साल जो होंडा सिविक वाला होता है उसके साथ इस्तिखारा ठीक आ जाता है, उस गरीब के साथ 4 साल ठीक नहीं आ रहा होता। लेकिन वो जो 4 साल इजी लोड करवाता रहता है बेचारा, वो आशिक बना के छोड़ देती हैं। ये जो हरकत करती हैं खूब से खूब तर की तलाश में, ये मैं अभी प्री शादी माशूकों की बात कर रहा हूँ। हाउ डू यू थिंक दिस बिहेवियर ऑफ ए वुमन इन सोसाइटी के धोखा देना, डिच करना, झूठ बोलना, आप इसको भी जस्टिफाई करेंगे? मैंने किस चीज को पहले जस्टिफाई किया, तो पहले अपनी स्टेटमेंट सही करें। चले इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं? चले इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो ये देख लें कि औरत अगर तरक्की कर रही है, और ये तरक्की करना है, नहीं इसको तरक्की नहीं है, औरत अगर तरक्की कर रही है, वो ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर रही है, वो अपना स्टेटस इंक्रीज कर रही है, वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, अच्छी कॉलेजेस में जाके डिग्रियां हासिल कर रही है, और लड़के जो हैं उसके मैच नहीं कर पा रहे और सही फोकस्ड नहीं है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब औरतें ये काम कर रही हैं, लड़कियां कॉलेजेस में जाके डिग्रियां हासिल कर रही हैं और ऊपर जा रही हैं, और लड़के जो हैं वो लड़कियों के पीछे जा रहे हैं बजाय इसके कि अपने करियर के पीछे जाएं, तो फिर ऐसे लड़कों के साथ तो ऐसा होगा ही जो अपना वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहे। यानी वो छोड़ दे तो जस्टिफाइड है। छोड़ें क्यों? वो उसी को छोड़ेंगी ना जिसके पास इतना स्किल सेट नहीं है, जिसके पास इतनी वैल्यू नहीं है, जो कि कुछ कर ही नहीं रहा, जिसका पोटेंशियल ही नहीं है फ्यूचर का। आदमी की खूबसूरती क्या होती है कि कम से कम ये नहीं कह रही कि करोड़पति। आदमी की खूबसूरती इसकी जेब होती है। जेब नहीं होती, जेब नहीं होती, जेब नहीं होती। आप ये देखें कि आप हर इस चीज को ना वो एक लफ्ज दे देते हैं स्ट्रॉन्ग सा, हालांकि उसी का लफ्ज ये भी है कि औरत का ये हक है कि जिस आदमी के साथ वो सोचे कि मैंने जिंदगी गुजारनी है, वो उसका सिक्योरिटी तो दे सके। और वो जो जेब है वो एक तरह की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। तो वही बात है ना, नहीं वो बात, अगर मर्द की जेब सिक्योर नहीं है, बात सुनने में ये है कि जैसे मैं तुम्हारे पैसे के पीछे जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं जा रही, मैं अपना मुस्तकबिल सोच रही हूँ कि अगर इस बंदे को मैंने अपने बच्चों का बाप बनाना है, औरत का ये हक है, क्योंकि वो एक अल्लाह मियां ने मखलूक बनाई है जिसके पास ताकत है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, वो आदमियों के पास नहीं है। आदमियों के पास है, ऑब्वियसली देयर इज अ कॉम्बिनेशन है। नहीं बच्चा इनिशिएट ही मर्द करेगा ना, वो एक अलग बात है। तो वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है। नहीं,
एक औरत जो 9 महीने अपने अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस और जो माँ बनती है, वो आदमी तो नहीं बनता ना, उसके लिए मर्द यहाँ प्रेग्नेंट उसका वो एक अलग बात है। लेकिन जिस औरत ने अपनी वल्नरेबिलिटी, औरत एक वल्नरेबल क्रीचर है जिसके अंदर, जिसको इम्प्रेग्नेट कर दिया जाता है, चाहे वो अब चॉइस की शादी हो या माँ बाप ने शादी की हो या किसी माशूक ने कर दिया हो, तो ये सारा बर्डन किसके ऊपर आएगा? औरत के ऊपर। अब अगर पालेगा मर्द, वैसे वो एक अलग बात है। मैं एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि अब अगर औरत को ये कह दिया गया कि बाय नेचर, अगर आप हिस्टोरिकली देखें और पीछे प्री हिस्टोरिकली भी देखें, तो औरत ने बच्चा पैदा करना है ना, एक फीमेल चाहे वो जानवर हो या औरत हो, ठीक हो गया, तो उसका ये हक बनता है कि वो एक ऐसा मेटिंग पार्टनर ले जो कि उसके बच्चों की भी परवरिश कर सके, उसको प्रोवाइड कर सके और उसको सिक्योर कर सके। हाँ, तो ये सारी बात इश्क चलाने से पहले क्यों नहीं उसको याद आती? प्रोटेक्ट कर सके। हाँ, ये सारी बात प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, सिक्योरिटी के लिए अगर वो अपने ऑप्शंस चेक कर रही है। वेरी गुड। अब अगर उसको एक बंदा शादी से पहले अपने ऑप्शंस चेक करना इज ओके, नथिंग रॉन्ग विद इट। वो शॉपिंग पे थोड़ी निकली है डॉक्टर शबाना, शॉपिंग भी नहीं निकली, लेकिन ऑप्शंस चेक कर रही है। अब उसमें नकम्मे मर्द, क्योंकि वो जो तो निकम्मे से इश्क क्यों चला रही है? मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ ना, निकम्मे से इश्क क्यों चला रही है? नकम्मे लड़के ना, इसमें उतना ही जो है कसूर है नकम्मे लड़कों का, जो कि मरे जा रहे हैं। उन्हें क्यों नहीं अपनी बाउंड्री सेट करनी आती? क्यों वो अपने आप को एक लड़की के पीछे आशिक बनाकर आवारा फिर रहे हैं? अगर इसी टाइम पीरियड पे वो अपने करियर पे फोकस्ड रहें, अगर वो अपने फ्यूचर और शानदार मुस्तकबिल के ऊपर फोकस्ड रहें, तो एक ऐसी लड़की छोड़ें जिसको आप गोल्ड डिगर कह रहे हैं। हजारों औरतें उनके पीछे होंगी, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज गलत है। और उनमें से एक शरीयत गोल्ड डिगर की होगी। किन में? उनमें भी। हाँ, तो फिर क्वेश्चन तो यही हो रहा है ना कि फॉल्ट किसके अंदर है? ये उन नकम्मे लड़कों की फॉल्ट है जो कि अपने करियर की बजाय ध्यान करने के वो कार्ड खरीद के आशिक बने हुए हैं। उनको अल्लाह मियां ने अकल नहीं दी। अकल दिया, दिल भी दिया ना। दिल औरतों का भी है, तो फिर वो दिमाग भी है। जो ज्यादा दिमाग और दिल इस्तेमाल करेगा उस आप धोखे को जस्टिफाई कर रही हैं। मैं धोखा नहीं कह रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि अपने मुस्तकबिल के ऊपर काम दैट्स वेरी फाइन। एक चीज है दुनिया में, ये बात मोरल वैल्यूज अलग होती हैं, अखलाकियात अलग होते हैं, वो हर एक का पैमाना अपना अपना होता है। अब लड़कियां अगर जरूरत से ज्यादा इतना डीपली किसी को इन्वॉल्व करके छोड़ दें, तो वो जो अच्छा, एक लड़का है छोटा, एक निकम्मा लड़का ही आशिक बन के मारा फिरेगा, जिसका फ्यूचर बड़ा स्टेबल और सिक्योर है। अच्छा, मैं आपको एक किस्सा, एक लड़का है, उसने स्ट्रगल की लड़की के साथ इकट्ठे ग्रो हुए, 5 साल मेरे सामने पढ़ते रहे MBBS में। स्ट्रगलर था, फाइनल ईयर दोनों ने इकट्ठे की, हाउस जॉब इकट्ठे की। लड़की का जाके एक सीनियर डॉक्टर से इश्क हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के। दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। अब उसके पास गाड़ी भी बड़ी थी। वो जो लड़का जो था वो छोटी गाड़ी पे था, वो भी बाप की लेके फिरता था। अब उसने तो छाल मार दी। अब वो उस स्ट्रगल पीरियड में तो छाल नहीं मार सकता। अब वो धोखा देके चली गई, क्योंकि वो आपकी डेफिनेशन पर खूब से खूब तर की तलाश में थी। मेरे मुंह में आप अल्फाज दे रहे हैं जो मैंने बोला भी नहीं था। मेरा तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा क्लियर है। अच्छा, तो खूब से खूब तर की तलाश और क्या है? मेरी बात सुने ना, इसके ऊपर अभी आपने ये कहा केस बाय केस। अगर ऐसी औरत को 2 टके की कहेंगी कि नहीं कहेंगी आप मुझे बताएं, जो लड़की भागी और उसने अपने प्रोफेसर से इश्क कर लिया, उसके अंदर आपको ये कैसे पता है कि जिसके साथ 4-5 साल फिर रही थी? कभी कभी ये होता है कि आप ठीक है उसके साथ फिर रहे थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ स्ट्रेंथ थी रिलेशनशिप की, जो कि किसी और के आने की वजह से पुर हो गई। जब तक वो खला होता है, कोई प्राडो, कोई गाड़ी, कोई हैवल, खला था। हर चीज गाड़ी और वो नहीं होती। औरत के लिए कभी कभी मेंटल कंपैटिबिलिटी, ये तो है, मेंटल कंपैटिबिलिटी मानी जाती है, लेकिन 5 साल वो रही नहीं। कोई खला था तो अच्छी बात है कि शादी से पहले ही खला डॉलर्स का ही था, और क्या था खला? यही तो बात है कि उसने शादी से पहले डिसाइड कर लिया कि दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। अखलाकियात तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही। उसको चाहिए था कि 1 साल की डेटिंग का मकसद ही ये होता है इन वेस्टर्न वर्ल्ड कि आप एक दूसरे को चेकआउट कर लें कि ये हमारे साथ ख्यालात पूरे भी मिलते हैं कि नहीं, कंपैटिबिलिटी है इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, हमारी वैल्यूज एक जैसी हैं कि नहीं। ये बाय डेफिनेशन डेटिंग का मतलब है। वरना हमारे रिलीजन में तो ये कहा गया ना कि अगर आपने रिश्ता देखना है तो लड़का लड़की को इजाजत है कि हमारी शरीयत में भी इजाजत है कि माँ बाप उनको मिलने दें। आई डोंट नो कहाँ तक मिलने दें, किसी की प्रेजेंस में मिलने दें, आपके साथ कोई आंटी या अंकल हो, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकें कि आप एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर्स हैं कि नहीं।
तो टू सर्टेन एक्सटेंट एक दूसरे को शादी से पहले चेकआउट कर लेना इज़ बेटर कि बाद में तलाक हो जाए, बिकॉज आपको पता चला है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस इन द पर्सनालिटी। अब वो जो लड़की फिर रही थी, आपने उसको पर्सनली जितना भी जानते हो, आपको ये तो नहीं पता कि अंदर खाने कौन सी कमी थी रिलेशनशिप की कि जब कोई और आया। और याद रखें कि जो खला होता है, तीसरा बंदा एंटर ही तब होता है, वो खाली पैसे की वजह से एंटर नहीं होता। कहीं ना कोई रिलेशनशिप की वीकनेस होती है, कोई कमज़ोरी होती है कि तीसरा बंदा एंट्री मार सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज ऑल द टाइम अबाउट मनी, बल्कि मनी इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन। आपका एक्सपोजर आई डोंट नो कैसे लोगों के साथ है, मेजॉरिटी जो रिलेशनशिप होते हैं वो पैसे की वजह से नहीं बिखरते, वो मोहब्बत की कमी या कहीं ना कोई वीकनेस होती है आपस की, जो कि लोगों को बहुत जल्दी पता नहीं चलती। बिल्कुल, जोनी लिया बिल्कुल गलत कहता था, औरत धोखा दे ही नहीं सकती। और आशिक ये जो बेचारे मारे मारे फिरते हैं, वो निकम्मा है। हाँ। निकम्मा बंदा चाहे अभी मारा मारा फिरे, जब वो मर्द बन जाएगा 40 साल का, वो तब भी मारा मारा फिरेगा। हो नहार बिरवा के चिकने चिकने बात। जो लड़के अपना मुस्तकबिल के ऊपर काम करते हैं और लड़कियों के पीछे नहीं भागते, लड़कियां इवेंचुअली उनके पीछे भागेंगी। चॉइस इज देयर्स कि वो क्या चाहते हैं। और चिकने चिकने बात को चिकनी चिकनी लड़कियां जो है ऑप्शन और खूब से खूबतर की तलाश में नबेड़ियां हैं। They're asking for it. क्योंकि आपका वैल्यू सेट किया, आपका मुस्तकबिल तो कम से कम रोशन होना चाहिए कि आप किसी को कुछ ऑफर तो कर सकें। अल्टीमेटली जो हमारा पिछला सेक्शन था पॉडकास्ट का, उसमें आपने खुद एक इस्तिलाह मुतारिफ करा दी, खूब से खूबतर की तलाश में शुगर डैडी की। देयर आर मैनी वुमेन स्टिल जो इस कदर, अब मैं कोई ख़वातीन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही हम इनकी साथ जो मेरा पॉडकास्ट हो रहा है यहाँ हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, उसका मकसद माशरती बुराइयों पर बात करना है। शुगर डैडी कल्चर वेस्ट में बड़ा कॉमन है, इवन उसके लिए डेटिंग वेबसाइट्स भी मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में देयर आर मैनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लेवल पर, देयर आर इवन इंडिया में भी अब ये वेस्ट से सब कॉन्टिनेंट का, मैं सिर्फ पाकिस्तान की टू बी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, सब कॉन्टिनेंट का भी रुख कर चुका हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपने ख़र्चों के लिए किसी ऐसे मर्द, किसी एक को तो साथ उन्होंने वही धोखा फेज में रखा होता है स्ट्रगलर को, लेकिन किसी ऐसे के साथ अपनी टाइम बिंग नीड्स के लिए ज़रूर ज्वाइन हो जाती हैं कि वो उसकी फिज़िकल नीड्स पूरी कर दें, और वो चाहे 40 साल का हो 50 साल का हो, डजेंट मेक डिफरेंस। ये कल्चर वेस्ट में कितना आम है, एंड हाउ आप इसकी इम्प्लीकेशंस हमारी सोसाइटी में या सब कॉन्टिनेंट में कैसे देखती हैं? एक जो एवरेज तबका होता है, मिडिल क्लास कह लें, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें या तो बहुत ज़्यादा लीड क्लास जहाँ होती है, वहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस तरह की अखलाकियात की थोड़ी सी कमी होती है, बिकॉज उनका ब्रॉटअप ऐसा होता है। अब चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, डिपेंडिंग उनके घर की वैल्यूज़ और दीन से दूरी की। और इसी तरह ये अगर बहुत लोअर तबके पे चले जाएं, जहाँ पे एक लोअर क्लास में फ्रस्ट्रेशन प्रिवेल कर रही है कि आपने देखा है कि हमारे साथ वाले बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में उनकी हर पूरी ज़रूरत हो रही है। वो गांव की लड़कियां अगर शहरों में आके रही हैं और उनको नया नया हर चीज़, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, उनको लग रहा है कि हमें जो है इस तरह से हर ज़रूरत आसानी के साथ, शॉर्टकट के साथ मिल सकती है, तो उनका बेरा रवीह कहते हैं इसे, उसकी तरफ जाना जो है बड़ा आसान होता है। तो अब चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, ऐसी चीज़ें हर माशरे में होती हैं, और ये माशरे की अखलाकियात की कमी होती है, जिसमें आपके घर की फाउंडेशन, जिसमें आपके घर की जो ब्रॉटअप होता है सबसे पहले आता है, और दीन से दूरी आती है, जो कि हमारे माशरे में आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। उसके साथ फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन जब ओवरऑल प्रिवेल करती है तो ऐसी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। और बच्चियां जो हैं अब सोशल मीडिया की वजह से जब अपनी सर्टन पिक्चर्स वहाँ पे लगाती हैं, लड़के उनको वैलिडेट करते हैं और उनको ऑप्शंस का पता चलता है कि अपनी खूबसूरती को इस तरह से कैश करवा सकती हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो एक हो जाता है कि एक शॉर्टकट मारने का लाइफ में कि चलो, तो द थिंग्स आर हैपनिंग एवरीवेयर, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, और ये बुरी चीज़ें हैं। और जैसे जैसे माशरा जो है उसकी अखलाकियात में कमी होगी, दीन से दूरी होगी, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। माशरे में बढ़ती हुई गुर्बत का इस पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, और फ्रस्ट्रेशन कभी भी ओवरनाइट नहीं होती, वो एक्यूमुलेट करती है। और फिर जब ये आपका सोशल मीडिया के भी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अगर कोई चादर वाली कोई अच्छी लड़की जो अपनी पोस्ट नहीं लगा रही, या बड़ी एजुकेशनल वीडियो लगा रही है, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, या कोई अखलाक वाली बात कर रही है, उसको तो आप लोग लाइक नहीं करते, लेकिन लड़के उस लड़की को लाइक कर रहे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रही है ऐसे कपड़ों में, या
मेकअप के साथ, तो फिर उनको पता चलता है जी हमारी वैलिडेशन, हमारी खूबसूरती जो है फिर उसको यूज़ करना सीख जाती हैं वो। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ मोरल, आप कह सकते हो अखलाकियत की कमी है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। मतलब जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन होगी, माशरे के अंदर गुर्बत होगी, वहाँ पे एक सर्टन क्लास अपने जो भी टैक्टिक्स होंगे, एक खूबसूरत लड़की के पास सबसे पहला टैक्टिक जो होता है वो उसकी खूबसूरती होती है। जिस तरह से औरत की जो आप कह लें कि बढ़ती एज के साथ अब वो जितना मर्जी कर लें, उनकी खूबसूरती और उनकी फर्टिलिटी जब कम होती है तो उनका वैल्यू जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अ यंगर पर्सन। और जो आदमी होता है वो जैसे जैसे एज करता है वो फाइनेंशियली स्टेबल होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द मनी ओनली, बट वो जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो एक अच्छा प्रोवाइडर बनता है उसके बच्चों के लिए और एक प्रोटेक्टर होता है। तो ओवरऑल पैकेज होता है आदमी की, यही खूबसूरती। आप घूम फिर के वहीं आ गए कि मर्द की खूबसूरती उसकी जेब। जेब बिकॉज अच्छा चले बात ऐसे कर लेते हैं, यही तो मान जाए कि खातून जेब पे मरती है। क्यों मरती है? क्योंकि अपने बच्चों के लिए ना उसको प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन मुझे आप शुगर डैडी से अपने बच्चों के लिए क्या प्रोटेक्शन? तो आप शुगर डैडी की बात कर रहे थे, मैं वैसे शादीशुदा औरतों की बात कर रही थी। शुगर डैडी तो देखिए उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो राय कोई नहीं है, वो अखलाकी गिरावट। उसके बारे में आपने क्या? आप पर कार लेकर यूं घुमा के माशरे में औरत को जितना मर्जी प्रोटेक्ट कर लें, घूम फिर के ये बात भी आएगी कि माशरे में बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह औरत का लालची होना भी है, वरना शुगर डैडी जन्म ही ना लेते। मर्द का निकम्मा होना भी। शुगर डैडी तो निकम्मा नहीं होता, वो तो कामयाब मर्द होता है। नहीं, मर्द का निकम्मा शुगर डैडी जो है वो तो फिर ऐसी औरतों के पीछे जा रहा है ना जो उसको भी दो नंबरी। वो नहीं आ रही पीछे, वो जब पीछे आ रही हैं तो वो उनका रिलेशनशिप ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होना, वो एक शॉर्ट टर्म होगा। हाँ तो ये तो अंडरस्टूड होता है, म्यूचुअल डील भी यही होता म्यूचुअल डील है, एक ट्रांसैक्शन है, जो वो खत्म हो जाएगी तो विल बी ओवर। तो आप कौन सा उसमें मोहब्बत और अकीदत और कोई बच्चे पैदा करने के लिए या कोई बहुत ही हाँ तो हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो 2% की उस औरत की बात कर रहे हैं। हर जगह है वो आदमी भी इस तरह के, हर जगह अखलाक की गिरावट की बात कर रहे हैं आप, वो हर जगह है। उसके बारे में दो राय क्या है? वो तो एक दीन से दूरी है और एक फ्रस्ट्रेशन है, एक आपकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है। ओके, एक बात आपने कही कि खातून इमोशनली जिसके साथ अटैच होती है या जो मर्द उसको प्रोटेक्शन देता है या इमोशनली जिसके साथ अटैच हो जाती है, उसके पसीने से भी उसको इत्र की खुशबू आती है और इमोशनली मॉरल वैल्यूज़ को बड़ा मैटर करती है। हमारी सोसाइटी में सारा फार्मूला आकर लगता है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पर। आपके ख्याल में एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, घरों में सुकून रखने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है मियाँ बीवी के दरमियान? सबसे अहम चीज़ ये है कि एक दूसरे को, औरत को ये पता होना चाहिए कि जो आदमी होता है ना, उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्पेक्ट होती है, और उसकी जो मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट होता है आदमियों का बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वेमेन। औरतों को ये नहीं चाहिए होता कि उनको पेडेस्टल पे बिठा के उनको आप जनाब किया जाए, उनकी इज्जत की जाए। उनको ज़्यादा अकीदत, मोहब्बत, और उनको चाहिए होता है कि आई एम हियर, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे सुनो और मुझे वैलिडेट करो। यही उनके नज़दीक इज्जत होती है, उनको सुनना, उनको चाहना, उनको मोहब्बत करना। जो आदमी होते हैं उनके जो नज़दीक रिस्पेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड दे आर बाउंड बाय सेंस ऑफ ड्यूटी। अगर आप थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाएं तो बहुत ज़्यादा जो जर्नल्स होते थे, जो फौजियों के लिए काम कर रहे होते थे, वो अपने बीवी बच्चे जितनी भी मोहब्बत करते थे, अगर उनको ये कहा जाता था कि तुमने जंग पे जाके लड़ना है और इसकी प्रोटेक्शन करनी है अपनी सल्तनत की, तो उनको जो है अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी चाहिए होती है। तो सेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से वो अपनी तमाम, चाहे वो जितनी मर्जी मोहब्बत करते हैं, वो छोड़कर अपनी ड्यूटी पे निकल जाते हैं। इसी तरह जब आदमी अपने घर में होता है, चाहे वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हो अपनी औरत के साथ या ना गुजार रहा हो, कभी कभी सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ वो रिश्ता निभाता रहता है, और वो फिर ये समझता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए भी पैसे देने हैं, अपनी बीवी को भी ये खर्चा देना है। तो उसके नज़दीक रिस्पेक्ट जो होती है वो बहुत डिफरेंट मानी रखती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने घर उजाड़ना है किसी ने, तो अपने मर्द की जो है ना वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए, रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होता। दूसरा जो लॉयल्टी होता है वो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। औरतों और मर्दों के अंदर लॉयल्टी का मीनिंग भी बहुत डिफरेंट होता है। औरत हमेशा लॉयल होती है अपनी फीलिंग्स की, अपने इमोशंस की। जब तक वो उस आदमी से उसकी तरफ फीलिंग रहती है और जब तक उस आदमी से मोहब्बत करती रहती है, वो उसके साथ लॉयल रहती है। जैसे ही उसकी फीलिंग ख़त्म होती है फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, उसकी लॉयल्टी बदल जाती है। औरत हमेशा अपने इमोशंस का पीछे जाती है, और आदमी जो होता है वो उसको एक सेंस ऑफ ड्यूटी होती है, वो चाहे बाहर हो अंदर हो, चाहे उसकी लॉयल्टी किसी और औरत के साथ भी हो, घर में वो लॉयल्टी ज़रूर रखेगा टू कीप गोइंग,
to keep peace with a sense of duty. माशरे में बढ़ती हुई तलाक की रेशो पर आप क्या कहेंगी, उसको कैसे कम किया जा सकता है? कैसे कम किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है क्योंकि बहुत मल्टी फैक्टोरियल है. थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे रहते हुए, कि मियाँ और बीवी के अंदर सास या कोई बाहर का जो फैक्टर होता है वो, फिर यह थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है इनफिडेलिटी की सूरत में, कोई और खातून या मर्द आ जाता है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं. तो उसकी वजह लड़की भी बाजुकात घर पीछे लगी रहती है या अपना पुराना इश्क चलाती रहती है. जी, वो थर्ड पार्टी जो जहाँ पे भी दो फ्रीकैन के अंदर थर्ड पार्टी आएगी, चाहे वो आपका इश्क हो या आपका मेका हो या आपके ससुराल के इन लॉज हों, वहाँ पे जो होता है ना आपका रिलेशनशिप वीक हो जाता है. तो उसकी वजह से पहले आपको आपसी रिलेशनशिप जो होते हैं ना हस्बैंड और मियाँ बीवी को, वो स्ट्रांग करने पड़ते हैं. अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो कम चांसेस हैं कि बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर आपकी फाउंडेशन को आके हिलाएगा. इसके साथ सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि आदमी पाकिस्तान में देखें पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर, नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एड अप हो जाती है. और जब एक्यूमुलेट होती है कोई चीज़ तो एक फैक्टर नहीं होता, वो चीज़ें एक्यूमुलेट होते होते फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, होपलेसनेस बन जाती है, इट लीड्स टुवर्ड्स डिवोर्स. सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ना होना, जो एनहांसमेंट पॉर्न से देख कर या उससे, इट कैन आल्सो लीड टू डिवोर्स. जी, एवरीथिंग काउंट्स. क्या ये इनफिडेलिटी को भी जन्म देता है, डिसलॉयलिटी को? दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इनफिडेलिटी की कोई एक रीज़न नहीं होती. अगर आप देखें, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा केसेस ये देखती हूँ, तो उसके अंदर एक ऐसी मैल फंक्शनिंग किस्म की बात चल रही होती है. इनफिडेलिटी जो होती है वो स्टार्ट होती है कभी कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन से, या फिर कभी कभी आदमी को ये भी नहीं पता होता है कि उसने ऐसा किया क्यों है. कोई चाइल्डहुड कोई उसकी उम्मीद थी, या कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट या एडवेंचर चाहिए था, उसको नॉवेल्टी चाहिए. मैं तो रात 4 बजे दही लैन गया सी, या नॉवेल्टी चाहिए थी रिलेशनशिप में, कि वो बोर्डम हो गई थी जो उसको पता ही नहीं चला, या फिर एकदम उसको जो पहले नहीं मिला था, जिस तरह से 20s-30s में उसके पास पैसा, वो तो अक्सर मर्द को 10-12 साल बाद नहीं मिला होता. पहले नहीं, पैसा जब उसको पैसा नहीं मिला था और एकदम 40s में जाके उसको, जिसे हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, वो आके उसके पास पैसा आ जाता है बेतहाशा, तो उसकी जो एडवेंचर्स जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किए थे वो कभी कभी रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है, और फिर वो कहता है लेट मी जस्ट एक्सपेरिमेंट दिस, और वो एक मिड लाइफ को जो है प्रोडक्टिव बनाने की बजाय क्राइसिस बना लेता है. उसमें जो है वो पैसा जो होता है उसका टेस्ट बन जाता है. And when they have that resources, they know that they can achieve and they can experiment different things. तो infidelity can come in at that time. वाला फेज जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है आदमियों के लिए. औरत की ज़बान अगर अच्छी है और औरत खूबसूरत नहीं है तो घर बंधा रहता है, लेकिन अगर औरत की ज़बान गंदी है और वो जितनी भी खूबसूरत है, घर तबाह हो जाता है. इसी तरह मर्द बहुत ज़्यादा बद ज़बानी कर जाते हैं, गालियाँ देते हैं, घर तबाह हो जाते हैं. अब मुझे ये बताएं, हाउ टू कीप हार्मनी इन होम्स एज फॉर एज द बिहेवियर आपस में इस कंसर्न. मैंने देखा है बीवियाँ बाज़ औक़ात इतनी बदतमीज़ होती हैं, शक्की होती हैं, बदमिजाज होती हैं, हर वक्त ताने देती रहती हैं और वो बाज नहीं आती. बाज़ औक़ात मर्द ऐसे होते हैं जो हर वक्त गालियाँ देते रहते हैं. तो उन लोगों के लिए आप क्या कहें? मैं हमेशा कहती हूँ घर नाम किस चीज़ का सुकून, और जहाँ पे सुकून नहीं होता वहाँ पे इंसान घर आना पसंद नहीं करता. तो इसकी वजह से अगर आपको लग रहा है कि आप घर जाएंगे और वहाँ पे एक चिड़चिड़ी औरत बैठी हुई है, या फिर घर में औरत बैठी हुई है और बाहर से चिड़चिड़ा आदमी आने वाला है, उसका टाइम हो गया, तो बच्चे भी डर जाते हैं और बीवी भी डर जाती है. बहू आ रहा है, बहू आ रहा है. तो इसकी वजह से ज़बान जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. एक दूसरे का रवैया है ना, बिहेवियर है ये. तो ऐसे लोगों को जो है उनको देखिए, एक टाइम में जाके मैं हमेशा ही आके कहती हूँ कि आजकल हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, क्योंकि जिसको थोड़ा सा बोलना आता है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है. और हमारे अमेरिका में वहाँ पे आप डिग्रीज लेनी पड़ती हैं, सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं टू बिकम अ लाइफ कोच. मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या ट्रेनिंग दी जाती है टू बिकम अ लाइफ कोच और टू बिकम अ थेरेपिस्ट. तो लेकिन जब मैं देखती हूँ तो हर बंदा जो है वो कोई ना कोई स्पीच दे रहा होता है. लेकिन यहाँ पे हमें ये समझने की बात होगी कि 40-50 साल के बंदे को आप कोई थेरेपी नहीं दे सकते, ना आप काउंसलिंग के साथ किस को बदल सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन इज रिसेप्टिव. जब तक ऐसा कपल खुद से काउंसलिंग नहीं मांगता, खुद से रिसेप्टिव नहीं होता और उनके अंदर की आवाज़ नहीं होती कि हम बदलना चाहते हैं, आप किसी को बदल नहीं सकते.
ज़बरदस्ती वीडियोस दिखा के, ज़बरदस्ती किसी की थेरेपी करके। तो ऐसे लोगों की अगर आप थेरेपी भी करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा जब तक कि अंदर की आवाज़ नहीं होगी कि वी वांट टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप। तो ये तो बाहर की बात है, लेकिन जो आप घरों में कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, उसमें यही बात है। अगर आप ये कहते हैं कि औरत खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं भी है ना, तो कम अज़ कम फिजिकली फिट तो हो सकती है। आई डोंट बाय दैट कि अगर औरत की खूबसूरती, औरत का जो आदमी विजुअल क्रीचर होते हैं, आप अगर एक सर्टेन शक्ल के साथ पैदा हुए हैं, अल्लाह मियाँ ने बहुत खूबसूरती नहीं दी हुई। वैसे तो खूबसूरती रिलेटिव होती है, किसी को बहुत खूबसूरत कम खूबसूरत लग सकती है, किसी को जो है वो एक बहुत ही कोई एवरेज बंदा खूबसूरत लग सकता है। तो इसकी वजह से लेकिन कम से कम फिजिकली फिट रहें, चाहे आदमी मोटी ना हो, वजन ना गेन करें, एक्सरसाइज करें, आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, साफ आपकी सुथरे रहें। स्मेल अच्छी होनी चाहिए। आपको मैं ये नहीं कह रही कि वो हीरा मंडी की तरह सज बन के बैठ जाएं घर में कि भाई आपका मियाँ आने, वो अच्छी लगती भी नहीं है। आजकल के दौर में उस तरह की खवातीन को कोई पसंद नहीं करता, गजरे लगाए हुए, और वो अब कल्चर आ चॉइस हो किसी की, आपको क्या पता है? पता नहीं। फिर वो होंगे भी फिर वही जिनके मुंह में पान होंगे और हाथ में देवदास टाइप। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग। आपका एक्सपीरियंस क्या है पाकिस्तान? नहीं तो क्या कहता, गजरे लगाई के लिए बहुत कोई के शाहरुख खान एंट्री होगी। नहीं, क्यों नहीं हो सकता है शाहरुख को शायद गजरा पसंद हो। हर चीज आपकी जो है ना वो एक इनफिडेलिटी, और दूसरा है जो गोल्ड डिगर्स। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या? नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गोल्ड डिगर्स के बारे में तो है, वो तो बड़ा क्लियर है, और सब क्या है, वो किसका नहीं है। कोई एक मर्द पाकिस्तान में उठा ले जो आपको ये कह दे कि खातून जो है वो जिसको पैसे पसंद नहीं है। नहीं, कॉलेज में किसी ने आपको डिच किया था, किसी ने आपको लारा लगा के छोड़ दिया था? नहीं, लारा लगा के छोड़ने वाली बात तो किसी के साथ कहीं भी हो सकती है, लेकिन लारा लगाकर उसको निभाना जो होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि एवरी टाइम आई कम टू योर पॉडकास्ट, आपका ये जो टॉपिक होते हैं बड़े हाइट पे होते हैं। हाँ, क्योंकि आई नो ना कि कितने बेचारे देवदास बना के इस मुआशरे में छोड़ दिए गए, इसीलिए तो लोग फॉलो इतना क्यों करते हैं। उन्हें पता है ना कि ये हकीकत है। अमेरिका में औरत और तरह बिहेव करती होगी, हमारे यहाँ बिहेव वैसे ही करती। अच्छा, ये बताएं कि आप, हम देखते हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा, अभी आपने बात की कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से घर तबाह हो जाते हैं। इन माई लास्ट पॉडकास्ट आपने एक बात की थी कि औरत को अपने कमरे के अंदर सुकून चाहिए, अगर उसके कमरे के अंदर पीस नहीं है तो पीस तबाह हो जाएगा। बट देर आर सम टाइम्स हमने देखा है कि खातून जो है वो शादी के बाद भी अननोइंगली अपना पुराना इश्क नहीं भूली होती, एंड देर आर मैनी केसेस वो छोड़ के जा चुका होता है, बट सम हाउ और दी अदर वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रही होती उस मर्द के साथ। बच्चे हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, मर्द अपना पुराना इश्क नहीं भूलता। मर्द गहरा समंदर होता है, एंड देयर आर बुक्स, देयर आर थीसिस, देयर आर फिजिकल इंटरेक्शंस आई हैव सीन। लेकिन वो जब जिस औरत को ओन कर लेता है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेता है और सेंस ऑफ ड्यूटी, वही बात है, पूरी करता है। A woman is ruled by her emotions. तो वो चीज़ पूरी कर देता है खातून की। ख़वातीन के बारे में देखा गया है, अब उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों की हद तक तो है, बट देयर आर मैनी केसेस कि जहाँ वो रोग वो लेकर चल रही होती हैं। अब उनमें ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनके लिए मैं वली की टर्म इस्तेमाल करता हूँ, मतलब उन्हें कोई अच्छा किसी का लग जाना तो कोई बुरी बात नहीं है, कि उन्हें किसी से इश्क हुआ, वो मजाज का इश्क था, वो छोड़कर चला गया और उन्होंने हकीकत की तरफ सफ़र कर लिया। वो आके मुसल्ले पर बैठ गई, 5 वक्त की नमाजी हो गई, अल्लाह से लौ लगा ली, जो कुछ था अपने शौहर और बच्चों को समझ लिया, लेकिन इश्क नहीं भूली। ये तो मैंने कहा है कि ये वली है ये औरत। बट देयर आर मैनी हु रिमेंबर हर पास्ट अदर वे राउंड। वो वली में कन्वर्ट नहीं होती और वो नहीं भूलती अपना पुराना इश्क। भूलती वो भी नहीं है जो वली बन जाती है, लेकिन वो एक ट्रांजिशन फेज से सफ़र कर लेती है टुवर्ड्स इश्क हकीकी, लेकिन कुछ मजाज में फंसी रह जाती हैं और फिर वो घर तबाह कर लेती हैं। ऐसी ख़वातीन के लिए आप क्या कहेंगी? बिकॉज आई नो मैनी केसेस, आई हैव मैनी मैसेजेस, माई टीम रिसीव मैनी मैसेजेस लाइक दिस। शादी हो गई, 4 साल हो गए, 2 बच्चे हो गए, वो नहीं भूल रहा। क्या वो आपके साथ राब्ते में? नहीं, भूल नहीं रहा। वो मजाज से हकीकत के उस सफ़र की तरफ आती ही नहीं है। मेरे नज़दीक जो इश्क है ना, इश्क जो हकीकी इश्क होता है वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है।
जब आपको सच्ची अकीदत वाली मोहब्बत हो जाती है या इश्क हो जाता है, तो आपको अपने आप से भी इश्क हो जाता है और आपको अल्लाह की मखलूक से, हर बनाई हुई चीज़ से इश्क हो जाता है। आप सर तब पैर इश्क ही हो जाता है। उस औरत को तो मैंने वली कह दिया। और फिर वो इंसान जो होता है ना, जिसको सही इश्क होता है, वो इंसानी खिदमत के लिए या मखलूक के लिए कुछ करना चाहता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो अपनी मोहब्बत है वो लोगों के अंदर बांटना शुरू कर देता है। तो वो जो चीज़ आपको अच्छा इंसान नहीं बनाती, अपने से बेहतर इंसान नहीं बनाती, उसको मैं बाय डेफिनेशन इश्क कहती नहीं, क्योंकि जिसको ट्रू इश्क होता है वो एक अच्छा और बेहतर इंसान बनता है। मजाज के जाल में फंसी औरत जो अपना घर ना फंसा पाए, जो दूसरी औरत आपने कही, 2 टके की औरत, मैं उसे 2 टके की नहीं कहूंगा क्योंकि वो मजाज के इश्क में थी, उसे कोई धोखा दे के चला गया। वो 1 टके की थी, लेकिन वो इंक्रीज करने, हाँ, अब उसके लिए मैं मशवरा मांग रहा हूँ कि उसके हम टका कैसे बढ़ाएं। मैं इसी तरफ आने लगी थी। नॉट लाइक पाकिस्तानी करेंसी, लाइक डॉलर। मैंने क्या मतलब उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज करें हम? $5। अच्छा, मैं यही बात आपको कहने लगी थी जो मैंने बहुत पहले की थी। अब विमेन इज रूल्ड बाय हर इमोशंस। अब ऐसी खातून जिसके इमोशंस, और हमेशा औरत अपने इमोशंस की वफादार होती है, वो बंदे की वफादार नहीं होती, जज्बात की वफादार। जज्बात की वफादार होती है। जब तक उसके वो वाले जज्बात नहीं बदलेंगे तब तक वो किसी और बंदे के साथ वफादार नहीं हो सकती। तो अब जो पिछली सैड स्टोरी वो लेकर चल रही थी, एक्चुअली उसी के साथ शादी हो जाती है और बाद में खटपट हो जाती, तो उसके बदल सकते थे, या वो बंदा उसको चीट कर देता या किसी और औरत के साथ भाग जाता, तो फिर भी जो है उसके जज्बात बदल सकते थे। लेकिन चूंकि फॉर व्हाट्सएवर रीजन जो तोता मैना की कहानी चल रही थी, लव स्टोरी चल रही थी, उसमें मोहब्बत थी, उस टाइम तक मोहब्बत थी। मोहब्बत तो बहुत टाइम के बाद जाके पता चलती है, डिफरेंट स्टेजेस में से गुजर के पता चलता है कि ये वाकई ट्रू इश्क है या नहीं। बहुत टेस्ट आते हैं, बहुत ज़माने की ऊंच नीच देखनी पड़ती है, तो आपको पता चल। जब वो सामने था तो देखते ना थे उसको, अब जब वो जा रहा है तो खिड़कियां बदलते हैं, तो वो तो चला गया। तो अब मैं वो जो निकलना चाहती हैं साइकोलॉजिकली, हाँ, मैं इसी तरफ आ रही थी कि पहले तो ये बैकग्राउंड है कि औरत के जब तक जज्बात उसकी तरफ हैं, उसकी लॉयल्टी उधर ही रहनी है। अब चाहे वो 10 साल हो जाए या मरते दम तक, उसके जज्बात को रिप्लेस करना पड़ेगा नए जज्बात से। दैट्स द ओनली सोल्यूशन। वरना औरत से ज़बरदस्ती आप मोहब्बत नहीं करा सकते और उसके जज्बात को भी नहीं बदल सकते। अब ये किस्मत ख़राब उसके नए हस्बैंड की या शौहर की। अब तो वो बड़ा सियाना है, जो कि आमतौर पर लोग सियाने नहीं होते, वो इरिटेट हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सियाना है और बहुत अच्छा नफीस मर्द है कि वाकई आहिस्ता आहिस्ता उस औरत का दिल विन कर ले और उसके प्रीवियस जज्बात को रिप्लेस कर दे विद द न्यू जज्बात, इवन विदाउट नोइंग, शी डजंट इवन नो कि उसके आहिस्ता आहिस्ता जज्बात बदलते जा रहे हैं। तो फिर तो जो है ना, वो आपने मूवी देखी है एक इंडियन जिसमें सलमान खान से मोहब्बत करती है और अजय देवगन उसका नया हस्बैंड होता है, हम दिल दे चुके सनम। एग्जैक्टली वही वाली स्टोरी है। तो फिर जो है, जब जज्बात बदलेंगे तो औरत का जो यू टर्न हो जाएगा टूवर्ड्स द न्यू मैन। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। उस बंदे की किस्मत ख़राब कि एक ऐसी औरत के पल्ले पड़ गया जिसके जज्बात कहीं और हैं। औरत अपना इश्क नहीं भूलती, सही बात है, और जब तक जहाँ उसका इश्क होता है, जब तक उसके जज्बात होते हैं, जब तक उसको वहाँ से चपेड़ नहीं पड़ती इन व्हाट्सोएवर, यानी कि चपेड़ तो पड़ गई ना, पहले चला गया, यानी कि नहीं, जज्बात वहीं पे हैं, वो चला गया, ज़बरदस्ती चला गया, हालात की वजह से चला गया। लेकिन अगर वो कहीं इस तरह से चला जाता कि इसको धोखा देके जाता, कोई और औरत के पीछे जाता, 2 नंबरी करके जाता, इसके जज्बात खत्म हो जाने थे। फिर ये जिस शादी में जाती ना या नए रिलेशनशिप में जाती, वहां पे वो औरत बड़ी जालिम चीज़ है डॉक्टर शबाना। औरत को जो धोखा देता है, जो उसे छोड़कर जाता है, जो उसके साथ फ्लर्ट करता है, जो उसको इस्तेमाल करता है, औरत के अगर जज्बात मजाज के वहाँ ठहर गए हैं तो वो ठहरे रहेंगे जब तक वो इश्क हकीकी की तरफ सफ़र नहीं करेगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वो ट्रांजिशन लेने वाली खातून अल्लाह की वली है। वो खातून जो तहज्जुद के सजदों में गिड़गिड़ा के अपने शौहर और बच्चों की वफादार है और दुआ मांगती है और उस ट्रांजिशन से आ गई है, तो वो अल्लाह की वली है। लेकिन जो मजाज के जाल में आज तक फंसी है और उन गुंजलों से अपने आप को नहीं छुड़ा सकी, तो वो ट्रांजिशन
वी नेवर नो कि उसके जज्बात को दूसरा मर्द अपने आप को काट भी दे तो शायद ओवरटेक ना कर सके। लेकिन इसका मसला ये है औरत का कि इसको जो धोखा देगा, जो इसको छोड़ के जाएगा, जो अपनी याद का बीज डीप इसके अंदर बो के जाएगा, ये याद भी उसको करेगी। I don't agree with that. I think वो जो बंदा इसको धोखा दे के गया था because of the circumstances, उसका बीज उसके अंदर रहेगा because she is loyal to the feelings. जो वही कह रहा हूँ। हाँ, उसका बीज। लेकिन जो वैसे चला गया था धोखा दे के किसी और औरत के पीछे या जानबूझ के, देयर आर मैनी स्टोरीज डॉक्टर शबाना जो किसी औरत के पीछे छोड़ के गए होते हैं और वो उसको नहीं भूलते। मेरा ख्याल है वो फिर चांस है। आई वॉन्ट बाय दिस। नहीं, ये बाय करने वाली बात नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज जिसमें वो कहती हैं कि हम उसे गालियां देती हैं, हम उसे भूलना चाहती हैं, हम उसके लिए सजदों में बद्दुआ करती हैं कि वो हमें भूल जाए ताकि हम अगला घर बसा सकें, पर वो उसे नहीं भूलती। वो मजाज की उस गुंजलों से नहीं निकल पाती। सेल्फ विक्टिम, सेल्फ पिटी, मल्टीपल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, हर चीज का जवाब मेडिकल साइंस में ढूंढेंगी आप। मैं साइंटिफिक बंदी हूँ, एविडेंस बेस्ड साइंस के ऊपर काम। लेकिन ये चीज एविडेंस पे चलती नहीं ना। एविडेंस पे नहीं चलती, लेकिन एज ए लाइफ कोच मैं इसके बारे में बात करती हूँ। लेकिन अगेन मैं ये नफ्सियाती मसला है, ये एक औरत का नफ्सियाती मसला है, एंड आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट कि कहीं ना कहीं कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा जो कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा, उसको इतना लंबा चल जाएगा। चाइल्डहुड ट्रॉमा तो सारी उम्र चलता है, वो तो आपके 80 साल के भी हो जाए। बचपन में कौन सा इश्क होगा? बचपन के जितने भी सपोज अगर आपने अपनी माँ को किसी के लिए तड़पते देखा, वो तो एक अलग कहानी है। इस टाइम तो हम बातें उस गुंजलों में फंसी औरत की कर रहे हैं। आई डोंट, जो पर्सनालिटीज होती हैं ना, वो आपकी जो तश्कील पाती हैं वो आपकी चाइल्डहुड की वजह से तश्कील पा रही होती। कभी आपको मोहब्बत हुई? डॉक्टर शबाना, आपने ट्रॉमा की बात की कि एक ट्रॉमा रहता है, वो मर्द की ज़िंदगी में भी हो सकता है, बचपन में या आगे जवानी में, खातून की ज़िंदगी, वो फ्यूचर में रिलेशनशिप्स को कैसे इफेक्ट करता है? एब्सोल्युटली, जिस तरह से आप ये कहते ना कुछ औरतें जो है वो भूल नहीं सकती, उनके पीछे भी कहीं जब आपकी बचपन की कोई चाइल्डहुड होता है, जब आपकी एक पर्सनैलिटी तश्कील पा रही होती है, उनको विक्टिम बनना, वो इतनी रिजिलियंट नहीं होती कि अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ हो जाए तो उसको भूल के आगे जाके नई ज़िंदगी गुजार सकें। तो आपका चाइल्डहुड मेजर रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर के डिसीजंस में, आपके मुस्तकबिल के डिसीजंस में। तो इट डज मैटर कि अगर वो पिछले बंदे को भी नहीं भूल सकी, शायद उसने घर का माहौल ऐसा देखा था कि अबैंडनमेंट का फियर था कि बाप जो है वो बच्चों को छोड़ के चला गया था, या मियाँ को छोड़ के, या फिर माँ को रोते देखा था अपने मियाँ के पीछे। तो घर का जो भी माहौल था, कभी कभी ये चीज़ें आपकी वो शख्सियत बन जाती हैं। और फिर ऐसी औरतें जब बड़ी होती हैं तो अपने रिलेशनशिप्स में या तो टॉक्सिक आदमियों के पीछे जाती हैं बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी। उनको लगता है कि वो बचपन की यादें उनके साथ हैं और वो उस चीज़ को रिवाइज करती हैं और उसी चीज़ को दोहराती हैं। तो वो जो दोहराना होता है नफ्सियाती तौर पे, उनका बचपन उनको याद कराता है। तो आप कभी कभी देखें कि ऐसे बुरे मर्द की तरफ जा रही होती हैं, या फिर जो आदमी उनको छोड़ के चला गया था उसको नहीं भूल पा रही होती। तो वो बचपन की एक तरह से कह दें कोई ट्रॉमा हो सकता है जिससे वो सबकॉन्शियस उनके ट्रॉमा होता है जो उनको खुद भी नहीं पता, और तब वो जवानी में लेकर चल रही होती है। डॉक्टर शबाना, एक हैप्पी फैमिली की यूजुअली जो खवातीन होती हैं जिनका ब्रॉटअप बहुत स्ट्रांग हैप्पी होता है, जिनके माँ बाप ने उनको बहुत हैप्पी पाला होता है, उनको कोई ट्रॉमा नहीं होता, वो ऐसे जो ऊपर नीचे थोड़ा दो हो जाता है ना लाइफ में, उसे जल्दी निकल भी जाती हैं। अभी निदा यासिर और यासिर जो एक प्रोड्यूसर भी हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त कपल है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपैटिबिलिटी में कि वो साथ रहें और साथ सोएं। और जितना रिलेशनशिप, इवन शायद बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हाउ यू सी दिस के हमारे यहाँ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, बेगमात यहाँ होती हैं 10-10 साल, 5-5 साल, 2-2 साल, 1-1 साल वापस ही नहीं आते। एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी नहीं सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ ही हो, एक माइंडफुल रिलेशनशिप के लिए मियाँ बीवी का इकट्ठे रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो अफेक्शनेट टच होता है ना आपका, सिर्फ टच करना, वो भी इंटीमेसी का पार्ट है। खाली जो है द एक्शन जो होता है जिसे हम कह देते हैं कि आप जिससे बच्चा पैदा करते हैं, सेक्स करना, दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि आप उसे कहें इंटीमेसी का पार्ट है। जो आप इंटीमेट होते हैं उसका मसला ही है कि आपका वार्मथ, आपका टच, आपके एक दूसरे को जो वैलिडेट करते हो। अब अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका स्केड्यूल बड़ा बिजी होता है, कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि उनको रात को उठ के जाना पड़ता है, सो इवन इफ दे आर नॉट इन द सेम रूम,
दे कैन स्पेंड फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द नाइट, अगर उनको टाइम मिले तो वो एक दूसरे के साथ होते हैं। आपको पता है न्यूयॉर्क के अंदर तो ये कडलर्स जो हैं ये एक प्रोफेशन भी है, क्योंकि वहाँ पे लोनलीनेस, इट्स ओके टू बी अलोन बट इट्स नॉट ओके टू बी लोनलीनेस। जो तन्हाई होती है वो आपके मेंटल उसको भी ख़राब कर देती है, आपके दिमागी तवाज़ुन को भी ख़राब करती है। तो न्यूयॉर्क के अंदर तो ऐसी एक जॉब है जहाँ पे लोग कडलर्स हायर करते हैं, जो कि आते हैं, जो आपको सिर्फ टच करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सोशल कनेक्शन, बिल्कुल लोनर्स होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, मर्द या औरत तन्हा होते हैं। तो वो उनको पैसे दे के दे जस्ट कम एंड जिस तरह बच्चों को टच करते हैं, स्लीप, नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ बैड कॉन्टेक्स्ट, वो सिर्फ जो टच होता है ना, ह्यूमन टच, उससे आपके जो डिप्रेशन एंजाइटी होता है वो कम होता है। इट्स अ मेडिकल रिसर्च। तो इसकी वजह से दिस टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मियाँ बीवी की जो आपसी लड़ाइयाँ या घरों की लड़ाइयाँ हैं बच्चों की ज़हनी सेहत को कितना मुतासर करती है? मैं हमेशा कहती हूँ घर में हर जगह लड़ाई होती है, लेकिन आपकी जो मसले मसाइल हैं ना वो कभी डबल मैसेज बच्चों को मत दें। फॉर गॉड से अगर आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप अपने बेडरूम बाथरूम में सॉल्व करें, वहाँ पे क्या हो रहा है वो वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। बच्चे बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं, आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हो गए हुए हैं। कभी कभी माँ से जाके अलग से पूछते हैं, अगर माँ मना कर दे तो जाके बाप को कहते हैं कि अम्मी ने तो यस कर दिया था, अब हम आपसे इन्फॉर्मेशन ये परमिशन चाहते हैं। तो बच्चों को कभी डबल मैसेजेस नहीं देते, उनको हमेशा यही बताना है कि वर इन द सेम टीम। अगर अम्मी ने नो किया है तो उसको सुपरसीड नहीं किया जा सकता। ये अगर फादर ने कुछ ऐसा कह दिया है तो माँ को शुड बी ऑन द सेम पेज। अगर बच्चों को बताओ ना कि माँ बाप को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बच्चे बड़ा आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर घर से आप बेडरूम बाथरूम से बाहर कोई बात हुई है तो घर के अंदर रहनी चाहिए, और अगर घर के अंदर नहीं है तो कम से कम प्लीज़ मोहल्ले तक ना लेके जाएं। आजकल लोग, मैं हमेशा कहती हूँ, सोशल मीडिया पे सारा कुछ डाल देते हैं। आपके घर की वो बातें जो कि सिर्फ मियाँ बीवी को या बच्चों को या घर वालों को पता होनी चाहिए, इट्स ऑल द पब्लिक आपकी वो बन जाती है, क्या कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन बन जाती है। ओपिनियन, ये आप अपने आप को पब्लिक के सामने लेकर आ रहे हैं, विच शुड नॉट बी डन। बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन की अहमियत क्या है और पाकिस्तान में हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इट डजेंट मीन कि हम उनको कामा सुथरा पढ़ाएं, इट मीन्स कि हम उनको गुड टच, बैड टच और हाउ टू गेट। तो बहुत एलिमेंट्री में स्टार्ट, बल्कि उससे भी पहले स्टार्ट कर दिया जाता है। बच्चों के माँ बाप से परमिशन ले ली जाती है कि हम उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो आपके मेल और फीमेल बायोलॉजी होती है वो सिखाएंगे, ताकि बच्चों को पता हो कि बाहर से ना सीखना पड़ जाए, गॉड फॉरबिड उनको किसी मुलाजिम के थ्रू ना पता चल जाए। तो इट्स बेटर कि आप उनको गुड टच बैड टच बताएं कि कौन से एरियाज, कौन से प्राइवेट एरियाज है जहाँ पे कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, या स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। तो ये सब पार्ट ऑफ द एजुकेशन है, शुड बी। हम अपनी सोसाइटी में से कैसे इम्प्लीमेंट करें? पेरेंट्स के जरिए? मेरा तो ख्याल है ये अब स्कूल्स में हो नहीं रहा। आई थिंक दे डू टॉक टू यू एंड दे टेल यू। नहीं, इतना ज़्यादा पाकिस्तान में अभी सेक्स एजुकेशन पर काम नहीं हो रहा, होना चाहिए। स्पेशली जो मॉडर्न स्कूल्स हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हैं वहाँ तो फिर थोड़ा सा होता है, लेकिन ये जो टाटों वाले स्कूल हैं आज तक, या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ तो इस पर ऐसी कोई बात नहीं। फिर तो माँ बाप को एजुकेटेड होना चाहिए। कभी कभी माँ बाप भी नहीं होते, तो अगर स्कूल के सिस्टम में टीचर्स और मेंटर्स ऐसे नहीं हैं, किसी न किसी को तो ये तरबियत देनी पड़ेगी, वरना बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो माँ को चाहिए कि प्यूबर्टी के बारे में, माहवारी के बारे में, जब बच्ची बड़ी हो रही होती है, लेकिन वो बच्चों को बताएं, और बाप को चाहिए कि वो बेटे को बताए। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेजिटेशन नहीं है तो माँ बाप इकट्ठे बता सकते हैं। सो पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड टू एजुकेट देयर किड्स। ये तो सारा माँ बाप की तरबियत है, इसी को तो हम तरबियत कहते हैं, वरना ये तरबियत कहाँ से आएगी? अखलाकियात की तरबियत, बायोलॉजी की तरबियत, आपकी साइंस की, आपकी बॉडी की तरबियत, ये सारी चीज़ें माँ बाप के लिए हैं, बच्चों को तो नहीं पता होता। बुढ़ापे को कैसे रोकें? हाउ टू एज वेल? जी, एज वेल तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं लॉन्जिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। मैं आपको 5-6 सप्लीमेंट्स बता देती हूँ जो हर आदमी और औरत को लेने चाहिए, क्योंकि जब आप एज करते हैं तो क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है 60 में, डिमेंशिया हो जाता है, आपका मेमोरी लॉस, याददाश्त जाना शुरू हो जाती है, आपको याद नहीं होता मेरे बच्चों के नाम क्या हैं, आपको पता नहीं होता कि मेरा मियाँ कहाँ है, घर का एड्रेस भूल जाते हैं, फ़ोन नंबर्स भूल जाते हैं। डॉक्टर शबाना, मुझे नहीं लगता कि आप कभी बूढ़ी होंगी। यहाँ हमने रोक दिया था क्योंकि हमने फिर कोई थोड़ी बात करनी थी, आपस में बात हो गई, तो हम लॉन्जिविटी पे ही आएंगे कि हम अपनी जवानी को प्रिजर्व कैसे करें। जी, जब आप एज करते हैं 60s में क्या होता है, आपका अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया हो जाता है, आपका मेमोरी लॉस हो जाता है। What have you done?
अच्छा अब नहीं हम रोकेंगे, हम चलाएंगे, सॉरी। ये हम चलाएंगे। हमने कोई 10-15 टेक ले लिए इस पे, अब ये पॉडकास्ट में चलेगा। सॉरी, आप दोबारा बोले, अब नहीं हो सुनूंगी। आप मीनिंग, अच्छा ये तो स्माइल देते हैं मुझे मीनिंगफुल, आप चुप करेंगे तो मैं बात करूंगी सीरियसली। आई एम लाइक यू आर सच अ ट्विंकल इन आईज एंड लाइक अ मीनिंगफुल स्माइल, आई कैंट फोकस। चले भाई, ये तो हमारे ब्लूपर में काउंट हो गया, ये हमने ब्लूपर कर दिया, ठीक है। अच्छा चले मुझे बताएं कि हम कैसे लॉन्जिविटी को प्रिजर्व करें। देखिए, जब आप ओल्ड होते हैं, 60s में जब आपको अल्जाइमर डिजीज होता है, मेमोरी लॉस होता है, आपको बच्चों के नाम नहीं याद होते, आपको एड्रेस भूल जाता है, फ़ोन नंबर भूल जाता है, आपकी बोन फ्रैक्चर शुरू हो जाते हैं, हार्ट डिजीज ज़्यादा हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले खाली फूड से आप ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स चाहिए होंगे। नंबर 1 सप्लीमेंट हर एक को लेना चाहिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की 70% पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी है। आप इसका ब्लड लेवल चेक करेंगे तो आपको उसकी डेफिशिएंसी नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम होता है ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है फ्रॉम योर बोन्स, तो बोन्स के फ्रैक्चर हो जाएंगे लेटर ऑन इन लाइफ, क्योंकि आपके बोन मैग्नीशियम जो है दे देकर थक जाएगा आपके ब्लड को। तो इसकी वजह से मैग्नीशियम लेना चाहिए। मैग्नीशियम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आपको मैग्नीशियम थ्रियोनेट लेना चाहिए, ये उसका नाम है, जो कि ब्लड जो आपका ब्रेन का जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और अगर आपकी कॉग्निटिव और अगर आपको अल्जाइमर डिजीज वगैरह है तो उसके अंदर हेल्पफुल होगा। अगर आपको सिर्फ स्लीप इश्यूज हैं, आपके मसल सोरनेस होती है, फटीग वगैरह है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो फिर आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ओमेगा 3, हर इंसान को ओमेगा 3 पे होना चाहिए। ओमेगा 3 होता है EPA, DHA एंड ALA। ये तमाम चीज़ें आप फैटी फिश वगैरह से ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ओमेगा 3 के कैप्सूल्स लेने चाहिए। अगर आप ये लेंगे तो ओवरऑल जो आपकी मोर्टालिटी है, यानी जो मरने की शरह है, वो कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, बाय 27%। क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया। सो एवरीबडी शुड बी ऑन ओमेगा 3। तमाम औरतें एंड बंदे, और बच्चों की भी डोज होती है, उनको भी देनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है विटामिन D3 विद K2। वो आप सनलाइट से भी ले सकते हो, लेकिन मैं सनलाइट से नहीं लेती, क्योंकि सनलाइट से आपकी स्किन एजिंग करती है, जिसे फोटो एजिंग कहते हैं। आपके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, स्किन थिक होना शुरू हो जाती है। तो मैं लेती हूँ सप्लीमेंट से विटामिन D3 और K2। और क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आप 14 दिन के लिए हाई डोज विटामिन D3 लेंगे 20,000 एवरी डे, तो आपका जो बर्साइटिस, आपका जो आर्थराइटिस, जो आपका इन्फ्लेमेशन, जोड़ों की दर्दें, जो तमाम मसले मसाइल हैं इन्फ्लेमेशन जिस्म की, वो कम हो जाएगी। तो आप अपने पेशेंट को हाई डोज 14 दिन के लिए दे सकते हैं, और उसके बाद आप 5,000 या 10,000 एवरी डे रेगुलर डोज पे चले जाएं। K2 क्यों देंगे साथ? क्योंकि K2 जो है ना, वो विटामिन D3 की टॉक्सिसिटी नहीं होने देगा, उसकी ज़्यादती नहीं होने देगा। क्योंकि विटामिन D3 क्या करता है, वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया, जो जाके आपकी आर्टरीज में ब्लॉक कर देंगी आर्टरीज को, तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। तो अगर आप K2 देंगे साथ, कौन सा वाला K2? जो कि MK7 के नाम से आता है, नॉट MK4, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। तो आप K2 MK7 देंगे विटामिन D3 के साथ, तो जो कैल्शियम होगा वो बोन्स के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। फिर तीसरी चीज़ जो है वो CoQ10, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग स्टैटिन यूज़ करते हैं, लिपिड वाले एजेंट्स यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो आपके मसल को डैमेज करता है। ऐसे तमाम लोगों को CoQ10 पे होना चाहिए। डॉक्टर को चाहिए कि दोनों चीज़ें इकट्ठी प्रिस्क्राइब करे। दूसरा, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी पैदा करता है, मसल्स की फटीग को ख़त्म करता है, आपकी हार्ट एंड ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट डिजीज़ को भी कम करता है। तो CoQ10 के साथ आपको क्रिएटिन लेना चाहिए, नंबर 1 सप्लीमेंट फॉर एंटी एजिंग। 500 से ज़्यादा रेंडमाइज कंट्रोल स्टडीज़ हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि ये बहुत सेफ़ है। और क्रिएटिन चाहे आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते, क्योंकि पहले लोग समझते थे कि सिर्फ एक्सरसाइज या जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए। क्रिएटिन जो है आपको 5 ग्राम एवरी डे अगर आप लेंगे तो 30 दिनों के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, आपके मसल मास को बनाएगा। और हमने बात की थी कि जो मसल होता है वो डिसाइड करता है कि हाउ यू आर गोना एज। तो इसकी वजह से क्रिएटिन तो आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को देना शुरू कर दें, ताकि आपको पता है कि जब वो एज करते हैं तो उनका सबसे पहले मसल मास जाता है। तो अगर वो एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे तो 2 ग्राम एवरी डे आपके जितने माँ बाप हैं, जितने दादा दादी, सबको क्रिएटिन पे होना चाहिए। उसके साथ ऑप्शनल है कि आप कोलेजन लेना शुरू कर दें, वो आपका हेयर, नेल, स्किन वगैरह में हेल्प करता है। तो ये तमाम सप्लीमेंट्स जो है ना आपने यूज़ करने, उसके साथ आपने एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्लीप एंड मसल प्रिजर्वेशन करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना मेरे साथ थी। ये एक पॉडकास्ट
में जो आपको डाइट और सप्लीमेंट्स बताए, दे विल हेल्प यू टू एज वेल. थैंक यू वेरी मच.